नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के अलावा सियासी और समाजी हालात पर भी तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पीटीएम के लीडर अली वजीर के चचेरे भाई के कत्ल से फिर दहला वजीरिस्तान। इमरान खान हुकूमत ने किया पाकिस्तानी कारोबारियों को राहत देने का ऐलान। और माह रमजान में पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से गरीब आवाम परेशान। सबसे पहले रुक करते हैं पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान के वाना शहर का और जायजा लेते हैं वाना में पीटीएम के आला लीडर आरिफ वजीर के मंसूबा बंद कत्ल को लेकर पश्तून कौम में बढ़े गमो गुस्से के गुबार का। पाकिस्तानी फौज के गढ़ वाना में मकतूल आरिफ वजीर पर कातिलाना हमले की असल वजह ये रही कि वो पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पार्लिमानी रुकून अली वजीर के चचेरे भाई थे और वो कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आखिरकार पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसी के दहशत गर्दों के साथ गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों की टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर तेज हो ही गया। ये सच्चाई जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के गढ़ वाना में पीटीएम के मारूफ लीडर आरिफ वजीर पर मंसूबाबंद हमले से सामने आई। अपने अमन पसंद कबायली इलाके में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीटीएम के लीडर आरिफ वजीर पर वाना में नामालूम हमलावरों ने उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की जब वो मकामी सियासी कारकुनों से मुलाकात करके अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। शदीद तौर पर जख्मी आरिफ वजीर को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मकतूल आरिफ वजीर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पीटीएम के रुकन अली वजीर के चचेरे भाई और टारगेट किलिंग का खास निशाना रहे वजीर खानदान के 18वें शख्स थे। अली वजीर फैमिली जिनको कत्ल कर दिया गया। अली वजीर की फैमिली हैज बीन नोन टू fight terrorist elements in their area कि वो अक्सर अपने लश्कर बनाते थे जो कि obviously generally ऐसे elements को fight off करना state का काम होता है, लेकिन because जिस तरह के structures exist करते थे फाटा के अंदर privately इन families को ये करना पड़ा। और अली वजीर की फैमिली उन families में से एक थी and which is why they had to suffer a lot. I mean 18 मेंबर्स एक फैमिली के कत्ल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान में मकबूल पीटीएम के रहनुमा आरिफ वजीर को वाना में नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल आरिफ वजीर की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर अली वजीर और मोहसिन दावर के अलावा पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन समेत काफी तादाद में मकामी कबायलियों ने शिरकत की। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम के लीडरों ने आरिफ वजीर की टारगेट किलिंग में मुलव्विस दहशत गर्दों को पाकिस्तानी फौज की पुश्त पनाही हासिल होने के इल्जामात लगाए। पीटीएम के पार्लिमानी लीडर मोहसिन दावर ने कहा कि वाना में तालिबान के खूंखार दहशत गर्दों की मौजूदगी की वो बार बार इत्तला देते रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और फौज उनकी गुजारिश को नजरअंदाज करती रही। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र दे, आमीन। वो वाहद पीटीएम के रहनुमा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जेल काटी। पिछले 2 सालों में 24 महीनों में वो 15 महीने जेल में रहे।
पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों और सियासी कारकुनों के मंसूबाबंद कत्ल के वाक़यात पुराना दस्तूर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी फौज ने गुज़श्ता बरस नॉर्थ वजीरिस्तान में पीटीएम के पार्लियामेंट मेंबर अली वजीर और मोहसिन दावर की मौजूदगी में ही सियासी कारकुनों पर हमला कर दिया था और दिन दहाड़े शदीद फायरिंग करके पीटीएम के 16 सियासी कारकुनों को शहीद कर दिया था। ताहम पाकिस्तानी फौज ने पीटीएम पर ही दहशत गर्दाना हमले का इल्जाम लगाते हुए पार्लिमानी लीडर अली वजीर और मोहसिन दावर समेत दर्जनों सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करके गैर कानूनी तौर पर कई महीनों तक अपनी तहवील में रखा। इस दौरान पाकिस्तानी फौज की जानिब से तानाशाही की सारी हदें पार करते हुए पीटीएम को खुलेआम धमकियां भी दी जाती रहीं। आर्मी चीफ की जो हिदायत है उस पर पूरा अमल होगा। लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर काम कानून के तरीके से होगा और आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और आलमी दहशतगर्द तंजीमों के माबैन गठजोड़ के दस्तूर की वजह से मकामी कबायली पख्तून हमेशा से ही जुल्म ज़्यादतियों का शिकार रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में कबायली पख्तूनों पर बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंजूर पश्तीन की सरबराही में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तश्कील दी गई। लेकिन पाकिस्तान में पख्तूनों पर बढ़ते जुल्म जबर और कबायली इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने वाले पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन तक को रमा बरस जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कबायली पख्तूनों के सियासी रहनुमा मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से हुई शदीद फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को मंजूर पश्तीन को रिहा करना पड़ा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन अली वजीर और मोहसिन दावर तक पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की दहशत गर्दी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तारी का मसला पूरी शिद्दत से उठाते रहे। सच की बात की, जिसने भी जमहूरियत की बात की, जिसने भी पाकिस्तान की आईन की बात की, उस पर इल्जाम यही लगा है कि ये इस मुल्क का भी गद्दार है, ये आईन भी नहीं मानता, ये कानून भी नहीं मानता, जबकि हकीकत क्या है। इन तमाम शख्सियात पर जब भी इस तरह के मुकदमे कायम हुए, अभी तक पाकिस्तान की एक भी अदालत में एक भी शख्सियत के ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर साबित सिर्फ किसी के खिलाफ हुआ है तो वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुआ है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान की सरहद से लगे कबायली इलाकों में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए अब तक न जाने कितने बेगुनाह पश्तूनों को पुरस्कार तरीके से कत्ल कर चुकी हैं। हजारों पश्तून नौजवानों को अगवा करके अपने खुफिया टॉर्चर सेलों में माबराए अदालत कत्ल करके उनकी लाशें जंगलों में फेंक चुकी हैं, महज इसलिए कि पाकिस्तानी फौज के एहलकार जितने ज्यादा पश्तूनों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल करेंगे, उन्हें अपने ओहदों में तरक्की पाने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। यही वजह है कि माह रमजान तक में बेगुनाहों के खून से अपने हाथ और वर्दी रंगने में इन्हें खुदा का भी खौफ नहीं। अब बात ईद उल फित्र से पहले इमरान खान की हुकूमत की जानिब से लिए गए उस गैर जिम्मेदाराना फैसले की, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में बाजारों को खोलने की छूट दी गई है। हालांकि पाकिस्तान के चारों सूबे की हुकूमतें और तिब्बी माहिरीन कोविड-19 जैसी आलमी वबा में मुब्तला मरीजों में इजाफे की वजह से लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों और कारोबारी तबके की पुश्तपनाही करने वाली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے. دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے. کیا آپ کا ملک, کیا آپ کی معیشت اتنا لمبے دورانیے کا لاک ڈاؤن برداشت کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ, یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں. اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً مارچ کے وسط سے اموات ہونی شروع ہوئی اور روزانہ 1 یا 2 اموات ہوتی تھیں. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو اسی چارٹ پر نظر آئے گا کہ دن میں 4-5 اموات ہونی شروع ہو گئیں. پچھلے 6 دن کی اوسط جو ہے وہ 24 اموات روزانہ کی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. آخرکار وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنی ضد پوری کر ہی لی. پاکستان کی شدت پسند تنظیموں اور تاجر برادری کے دباؤ میں پورے پاکستان میں بازاروں کو کھولنے کی چھوٹ دے ہی دی. کیونکہ پاکستان میں کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کے پھیلاؤ اور مریضوں کی مسلسل بڑھتی تعداد کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تو لاک ڈاؤن کی شروع سے ہی مخالفت کر رہی تھی. ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں, جدھر میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھولی. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی. عید الفطر کے مد نظر پاکستان میں 9 مئی کے بعد سے لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے پاکستان کے چاروں صوبوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے فوج کے زیر کنٹرول نیشنل کمانڈ آن آپریشن سینٹر کو اہم کردار ادا کرنا پڑا. کیونکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چاروں صوبوں کی حکومت کے مابین اتفاق رائے پیدا کرنے میں شدید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں, مزید بھی اور کچھ ہوں گے لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں. اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن, زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے, دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے, اموات ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے, وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کے وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ فی الحال پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی سمیت چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ہفتے میں صرف 5 روز ہی کاروباری سرگرمیاں برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن سحری کے بعد سے شام 5 بجے تک پاکستانی صنعتکاروں اور دکانداروں کو سوشل ڈسٹینسنگ جیسے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی, صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے, ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں, ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں, اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں. حالانکہ سندھ صوبے کی حکومت
कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान ताजिरों को सिर्फ ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दे रही थी और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत भी लॉकडाउन में नरमी न करने की मांग कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों और ताजिरों के दबाव में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइस पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूँ ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों का ख्याल किया शॉपिंग वेयर के लिए खोले, लेकिन ये कि मास्क पहनने चाहिए, लेकिन अवाम जो है वो इतना नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर का मसला तो ये नहीं है, ये तो इंसान का अपना ज़ाती खुद मसला है। जितना अपनी हिफाजत करेंगे इतना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पहले माह रमज़ान के आगाज़ में मस्जिदें खोलकर खुसूसी तकरीबात की छूट दी गई और अब पूरी पाकिस्तान में बाजारों को खोलने की इजाज़त दिए जाने की वजह से कारोबारियों और मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टियों की सूबाई हुकूमतों के साथ सियासी महाज आराई की वजह से पाकिस्तानी अवाम ने 2 महीने तक लॉकडाउन रहने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हिफाजती इंतजामात को कभी कोई अहमियत नहीं दी। यही वजह है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तिब्बी माहिरीन और दीगर डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है माह रमजान में बेरोजगारी और महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों की दास्तान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में फौजी काफिले पर हुए हमले की खबर को अखबारात में खुसूसी तौर पर अहमियत दी गई। पाकिस्तानी फौज के हवाले से खबरों में बताया गया है कि यह हमला ईरान की सरहद से लगे इलाके में फ्रंटियर कोर की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया और आईडी धमाके के जरिए किए गए इस हमले में एक मेजर समेत फ्रंटियर कोर के 6 फौजी एहलकार जान बहक हो गए। पाकिस्तानी फौज ने फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमले में बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलाने वाली PLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों के हाथ होने के इम्कानात जाहिर किए। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, अदीब और कॉमेडियन अतहर शाह खान जैदी के इंतकाल की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक अतहर शाह खान जैदी की उम्र 77 साल थी और वो एक तवील अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। भारत की उत्तर प्रदेश रियासत से ताल्लुक रखने वाले अतहर शाह खान जैदी ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर कई ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर ही नहीं दिखाए बल्कि तकरीबन 70 ड्रामे भी लिखे। पाकिस्तान में थिएटर और अदाकारी की दुनिया में लामिसाल खिदमात के लिए 2001 में अतहर शाह खान जैदी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया था। ताहम पाकिस्तान में मरहूम अतहर शाह जैदी आखिरी वक्त बेहद कसमकुर्सी की हालत में गुजारते रहे। अमेरिका की वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी सफीर को फर्जी तालीमी डिग्रियों में मुलव्विस एग्जैक्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखे जाने की खबर अखबारों में सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी सफीर को 5 सफ़ाहत पर मुश्तमिल खत लिखा है और अपने खत में कहा है कि 2015 में FBI की रिपोर्ट पर पाकिस्तानी कंपनी एग्जैक्ट के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा तो किया गया, लेकिन ये कंपनी अब भी अमेरिका में आला तालीम की फर्जी डिग्रियां फरोख्त करके हर महीने लाखों डॉलर कमा रही है। पाकिस्तानी अखबारों में पंजाब सूबे के खानेवाल शहर में एक मुसाफिर वैन के दरिया में गिरने की वजह से पेश आए
दिलदोज हादसे की खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में मुसाफिर वैन में सवार तमाम 11 अफराद जाँ बहक हो गए। खानेवाल में ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर वैन पुल पर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए दरिया में गिर गई। हादसे के शिकार तमाम मुसाफिरों का एक ही खानदान से ताल्लुक बताया गया, जो शेखुपुरा से अपने कस्बे मियां चन्नो लौट रहे थे। मुसाफिर वैन हादसे में हलाक हुए अफराद में 5 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी शहर में इज्तिमाई इस्मत दरी की शिकार खातून की जानिब से 3 मुल्जिमान के खिलाफ दोबारा मुकदमा दायर की जाने की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक रावलपिंडी की अदालत ने मुतासरा खातून की जानिब से दिए गए बयान की बुनियाद पर 23 अप्रैल को तीनों मुल्जिमान की रिहाई के अहकामात सादिर कर दिए थे, लेकिन मुतासरा खातून ने पुलिस में तीनों मुल्जिमान के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसे डरा धमकाकर बयान देने पर मजबूर किया गया था। पाकिस्तान के वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से 15 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने के ऐलान की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ये ऐलान कोविड-19 के फैलाव की वजह से पाकिस्तान में पैदा शुदा संगीन हालात के मद्देनजर किया और पूरे पाकिस्तान में 10वीं जमात तक के तलबा और तालिबात को अगले साल स्कूलों में दाखिला देने की इजाजत देने की बात कही। इस फैसले पर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और तलबा और तालिबात के वालिदैन ने यह कहकर तशवीश जाहिर की कि जिन तलबा और तालिबात ने इम्तिहानात ही नहीं दिए उन्हें अगली जमातों में दाखिला कैसे मिल सकता है। अब बात पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मुश्किलात की। एक तरफ पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस के मुसलसल फैलाव की वजह से माली तंगदस्ती और दूसरी तरफ माह रमजान में अशियाए खुर्दनी की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के दस्तूर ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से 2-4 गरीबों का कहना है कि अब उनके लिए माह रमजान में रोजा रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से मुतासिरा 68 लाख गरीब खानदानों और दिहाड़ी मजदूरों को एहसास प्रोग्राम के तहत 81 अरब रुपए बांटने के दावे किए। इसके अलावा माह रमजान शुरू होने के कब्ल खुसूसी रमजान बाजार खोलने और खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी देने के ऐलानात किए गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम सच्चाई इमरान खान की हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। अब तो खैर मिडिल तबका भी तक परेशान हो गया, खासतौर से लॉकडाउन के हवाले से। और किसी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कोई माली इमदाद नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कुछ भी देन सिर्फ ऐलानात की हद तक है, कह रहे हैं, मगर मिला किसी को भी कुछ नहीं है। हमारे लाइन्स एरिया में तो शनाख्ती की सारी कापियाँ 10,000 से ज़्यादा ली हुई हैं, मगर दिया किसी को भी नहीं है। पार्टी बेस पर अगर किसी ने भी लिया तो खुद ही लिया होगा, बाकी आवाम को किसी को भी नहीं लिया। कोई राशन नहीं मिल रहा हमें, नहीं कोई राशन नहीं मिला। हम लोगों ने धरना भी दिया था, यहाँ आए थे मीडिया वाले, लेकिन कोई राशन नहीं पहुँचा। पाकिस्तान में हुकूमती महकमों की जानिब से हस्बे दस्तूर इस बार भी माह रमजान में लोगों को सरकारी रमजान बाजारों में रियायती कीमतों पर अशिया खुर्दनी फराहम कराने के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो रमजान बाजारों में रियायती कीमतों पर कोई चीज मिल रही है और ना ही आम बाजारों में सरकारी तयशुदा कीमतों पर कोई सामान मिल रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान में सरकारी इदारों की मिली भगत की वजह से जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी मजीद उरूज पर पहुंच गई है। महंगाई का ये हाल है कि भाई रोज बरोज जो चीज़ आज लेकर के जाते हैं कुछ रेट होता है, कल आप परसों आते हैं कुछ रेट होता है। जो घी ले रहे थे हम 210 रुपये का, वो 220 हो गया, फिर 228 हो गया, अब 232 रुपये का हो गया एक पाउच। भाई बात ये कि चीनी ही थोड़ी खानी है सारी, भाई आटा या चीनी खाली ये दो चीज़ें थोड़ी खानी, इसके साथ और भी लवाजमात हैं। गोश्त है, घी है, आयल है, सब्जी है, मिर्चें हैं, हर चीज़ है, और तमाम चीज़ें भाई मुश्किल में। और फल फ्रूट का ये था कि भाई ये अभी रमज़ान से पहले तो बहुत सस्ता था, खरबूजा भी अच्छा मिल रहा था, सेब भी मिल रहा था।
अब तो वो भी बहुत से दूर हो गया। केला 40 वाला था, वो 80 और 100 से कम नहीं है। सेब जो 150 रुपये था, वो 250-300 रुपये, उससे कम नहीं है। बताओ क्या खाएंगे, हम तो खा भी नहीं सकते। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में माह रमजान के दौरान अशिया खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी बेहद अफसोसनाक है, क्योंकि मौजूदा दौर में लॉकडाउन की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। नतीजतन पाकिस्तान में रोजगार न मिल पाने की वजह से लोगों को शदीद माली मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की बेकाबू कीमतों ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। फल भी महंगे हैं और भी चीज़ें महंगी हैं, मगर बात यह है कि इस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, ना हुकूमत दे रही है। हर किस्म का टीवी पे दिखा रहे हैं कि भाई कि महंगाई के ख़िलाफ़ करेंगे, हालांकि लॉकडाउन हुआ हुआ है, इसके बावजूद भी जो है ना कोई फ़र्क ही नहीं है इन चीज़ों पे। हर रमज़ान में ये ऐसे ही होता है, इस दफ़ा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन में 2 महीने होने वाले हैं, हमारा बेरोजगार कोई मजदूरी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ये सब पार्क में रहते हैं, सही है, सुबह उठते हैं मजदूरी के लिए, इधर रेंजर्स आ जाती है, पुलिस आ जाती है, उठा के भगा देती है। अब बताओ कि हम लोग कहाँ पे जाएँ। हमारी हमसे भी ये गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है, सही है, वो बोलते हैं लॉकडाउन करेंगे। यार अभी आप तुम्हें हमें ये भी बताओ कि यार हम लोग खाएंगे कहाँ, मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे बीवी बच्चों का कारोबार कहाँ चलेगा। ये लॉकडाउन ने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई है, दुकानें कारोबार हमारा बंद है, हम लोग परेशान है। ऐसे मेरे घर में बहन भाई माँ बाप, खाने पीने वाले छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। इससे इस चीज़ से हमें बहुत परेशानी है, ताकि हुकूमत को चाहिए कि हम लोग के बारे में कुछ सोचें। पाकिस्तान में मुतबरक माह रमजान में हुकूमत की तरफ से सस्ते बाजारों के ऐलानात और लॉकडाउन में भरपूर माली इमदाद फराहम कराने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इनका फायदा हुक्मरान जमातों और इंतजामिया से जुड़े चंद खानदान ही उठा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में बेरोजगारी की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार गरीब लोगों की जानिब से बदउनवानियों में डूबे नादरा जैसे सरकारी महकमों के दफ्तरों के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात।